नियाज पर निजाम सख्त, ट्वीट पर होगा जवाब तलब। अब अफसर के तेवर नरम, फाइल्स पर बहस फिर गरम। द कश्मीर फाइल्स फिल्म हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की एंट्री ने मध्य प्रदेश में इस चर्चा को और गर्मा दिया है। आईएएस नियाज खान की इस ट्वीट पर शुरू हुआ विवाद फिलहाल थमता नहीं दिखता, लेकिन ताजा ट्वीट्स में नियाज के सुर बदले हैं, भाषा में नरमी है। मुसलमानों पर मूवी बनाने और फिल्म की कमाई से कश्मीरी पंडितों की मदद करने की मांग के बाद नियाज ने जहां एक तरफ अभिनेता आमिर खान को नसीहत दी, तो दूसरी तरफ उन्होंने रियल लाइफ में सोनू सूद और नाना पाटेकर को हीरो बताया। हालांकि सरकार का मानना है कि किसी आईएएस का इस तरह ट्वीट्स करना मर्यादा लांघना है, इसलिए नियाज को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब होगा। जो बहुत गंभीर विषय है ये, और जो मैंने भी उनके पिछले दिनों के ट्वीट देखे, जिस तरह से पेपर को टैग कर करके वो लगा रहे हैं, आज भी उनने एक ट्वीट किया है, मेरे ख्याल से वो मर्यादा लांघ रहे हैं। लक्ष्मण रेखा जो अधिकारियों की होती है, वो उसका उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी करेगी और उनसे जवाब तलब करेगी। सरकार के एक्शन पर बंसल न्यूज से अनौपचारिक चर्चा में नियाज खान ने नोटिस मिलने पर जवाब देने की बात कही। साथ ही कहा कि अगर ये सिविल सेवा के नियम विरुद्ध हुए तो वो ट्वीट करना बंद कर देंगे। इधर कांग्रेस नियाज के पक्ष में उतर आई है। क्या नियाज साहब ने यह गलत बोला है विवेक अग्निहोत्री जी से कि आपकी यह मूवी जो राजनैतिक सहयोग से 150 करोड़ का लाभ अर्जित कर चुकी है, नफरत फैलाने के लिए बनाई गई यह फिल्म अत्यधिक लाभ अर्जित कर चुकी है, इस कमाई का हिस्सा कश्मीरी पंडितों के बच्चों के एजुकेशन में लगाया जाए, ये क्या गलत है? जानकारों की माने तो नियाज की ट्वीट्स इस लिहाज से भी अहम हैं क्योंकि वो एक ऐसे पद पर हैं जिसका सीधा असर समाज पर पड़ता है। ऐसे में नियाज के ट्वीट्स पर सरकार की आपत्ति लाजमी है। हालांकि अब नियाज के सुर बदले से लग रहे हैं, लेकिन उनके ट्वीट्स पर सियासत गर्म है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है एमपी में द नियाज फाइल्स। तो मध्य प्रदेश सरकार के एक आईएएस अधिकारी जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, नियाज साहब आईएएस अधिकारी हैं, उनके ट्वीट एक के बाद एक सुर्खियों में रहते हैं। हालांकि अगर हम बात करें बुधवार के उनके ट्वीट्स की जो सुबह किए गए हैं, काफ़ी सुबह किए गए हैं, उनमें उनके रुख बदले नज़र आते हैं। वो पठान कहते हैं, पठान वो है जो लोगों की मदद करता है। सोनू सूद, नाना पाटेकर, दे आर द रियल पठान्स। और आमिर खान पर वो तंज कसते हैं कि आमिर ये तो कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स देखी जानी चाहिए, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि अग्निहोत्री जी ये पैसा आप कश्मीर के पंडितों के वेलफेयर में खर्च कीजिए। आमिर ठीक बात नहीं कर रहे हैं और उनको दंगल फिल्म से जो कमाई हुई है वो खर्च करनी चाहिए। इसका मतलब है कि तेवर उनके नरम है। बात हमारी भी इनफॉर्मल उनसे हुई, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड तो नहीं कहा, लेकिन हमने उनसे जब अनुमति ली तो उन्होंने कहा आप मेरे इस पक्ष को रख सकते हैं कि मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं राजनीति में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। आगे भविष्य में जो भी होगा वो देखा जाएगा, अभी तो मेरी सेवा है और वीआरएस या इस तरह की भी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन डेस्टिनी है जहाँ ले जाए। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जीएडी की तरफ से उनको नोटिस आएगा और अगर वो भी पाते हैं वो अपना जवाब भी देंगे। लेकिन उन्होंने ये भी पुरजोर तरीके से कहा कि मैं डिफेंसिव नहीं हूँ, मैं कोई बचाव की मुद्रा में नहीं हूँ। कश्मीर फाइल्स या बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद, भारत काफ़ी उलझा रहा है इन चीज़ों में, या आप ये कहिए उलझाया गया है। एक पार्टी पर आरोप ये लगता रहा कि वो अल्पसंख्यकवाद को लेकर आगे बढ़ती रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर खुलकर कहा गया कि वो बहुसंख्यकवाद की पैरोकार है। इन सब के बीच में जो सच था, जो सच लोगों के मन में था, अब कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ वो बर्बरता की इंतहा है। और दुर्भाग्य ये है कि कश्मीर से जो स्टोरीज निकली वो कुछ इस तरह से निकली कि कश्मीरियों के साथ जो कुछ उनको दबाने और कुचलने की कोशिश हुई, उसकी वजह से आतंक का जन्म होता है। जैसा नक्सलवाद ने अपनी थ्योरी को गढ़ा कि हम शोषण के विरुद्ध एक मजबूत आवाज़ है,
हम आम लोगों की आवाज़ है। ये सब चीज़ें सुनने में बड़ी अपीलिंग लगती हैं और मैं ये नहीं कहता कि इनमें पूरी तरह सच्चाई भी नहीं होती है, सच्चाई हो सकती है, लेकिन क्या इस सच्चाई को इतनी तरजीह मिलनी चाहिए कि उसके पीछे उन मजलूमों का, उन निर्दोष लोगों का दर्द छिप जाना चाहिए? और क्या इसको बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद की बहस में उलझा देना चाहिए? जिस देश में सदियों से हम तमाम जातियों के लोगों के साथ सनातन परंपरा में रहते चले आए, कोई विशिष्टता का दावा कभी नहीं किया बहुसंख्यकों ने, मैं ये बात बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हाँ हमारा सम्मान करिए पूरी दुनिया में। हर ग्लोबल मंच पे देखिए, दुनिया में पारसी आए तो यहां के होके रह गए, अलग अलग जातियों के लोग आए, आज भी एंग्लो इंडियंस हैं, उनकी पीढ़ियां हैं। हम रहते आए, लेकिन हम अपने इतिहास से मुंह भी चुराते रहे। हम इतिहास के तथ्यों को शायद तोड़ मरोड़ कर भी प्रस्तुत करते रहे, और कठिनाई तब हो गई जब एक राजनीति ये बात कहने लगी और शायद दूसरी बात कहने लगी। लेकिन ये बिल्कुल सही वक्त है कि इन चीज़ों से ऊपर उठकर हम तथ्यपरक होकर चीज़ों को देखें और कम से कम इन चीज़ों को किसी राजनीतिक चश्मे से या विक्टिम कार्ड से देखने की कोशिश ना करें। आज फिर नियाज साहब की फाइल्स हम खोलने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसकी मंशा है और कांग्रेस और बीजेपी इस पर क्या सोचते हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। संदीप पौराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत करता हूं। रजनीश अग्रवाल जी हैं, प्रदेश मंत्री हैं, बहुत ही संजीदा राजनेता हैं और बहुत गंभीर विषय है, तो मैं ज़रूर तवज्जो रखूँगा कि DP धनोपिया साहब जो कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं और एक अधिवक्ता भी हैं और बहुत संजीदगी से वो भी बात करते हैं। और संजीदगी से बात करना इसलिए ज़रूरी है कि लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सजा पाई। गजब का जुमला है ये। मैं भी जब इसको सुनता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कुछ गलतियां हम अपने स्वार्थ के चक्कर में कर देते हैं। किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, हुई भी हो सकता है, लेकिन अगर उसको मेरी आने वाली जनरेशन उससे परेशान हो तो उसको लेकर हमें अब ठिठकना चाहिए, और स्पेशली पॉलिटिशियंस को तो बिल्कुल ठिठकना चाहिए। सबसे पहले संदीप जी आपकी एक टिप्पणी। देखिए, जहाँ तक नियाज साहब की बात है, स्वाभाविक सी बात है कि संविधान हमें अपनी बात कहने का अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है हमें। क्या उन्होंने संविधान से हट के बात की या कोड का उल्लंघन किया? अगर ऐसा कुछ है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को सख्त फैसले लेने चाहिए। मेरा एक और मानना है शरद जी, उसमें उन्होंने जो मुस्लिम कीड़े वाली बात कही है, सवाल ये उठता है कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपने वो चीज़ लिख दी, नरसंहार की भी बात कर दी आपने, आपको वहां उदाहरण देना चाहिए कि वहां कहां कहां ऐसा हुआ। कश्मीर से जब आप तुलना करने लगते हैं कश्मीरी पंडितों से, तो आपको ये बताना पड़ेगा, नहीं तो भ्रम पैदा हो जाएगा समाज में। कम से कम इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी को भ्रम तो नहीं पैदा करना चाहिए ट्वीट के जरिए। और दूसरी, जो आपने अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात की, क्या कश्मीर में कश्मीरी या कश्मीरी पंडित बहुसंख्यक थे? जिस तरह की बात होती है, उस वहां पर कश्मीरी पंडित अल्पसंख्यक थे तो उसकी बात कोई नहीं करता। दूसरे तरह से पूरे देश के अल्पसंख्यकों के तौर पर वहां दूसरी बात कही जाती है। वाकई में वहां जरूरत यह थी कि कश्मीरी पंडितों की पैरवी जोरदार तरीके से होनी चाहिए थी। कोई भी राजनीतिक दल हो, राजनीतिक लाभ से बचना चाहिए और जो पीड़ित है उसके साथ खड़े होने की कोशिश तो होनी चाहिए। और कम से कम प्रशासनिक अधिकारियों को इस तरह की बातें ट्वीट या सार्वजनिक मंचों पर करने से बचना चाहिए। और अगर उन्होंने कोड का उल्लंघन या जो उनकी विधान के आधार पर है उसके विपरीत गए हैं तो सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और यही वजह है कि हालांकि नियाज खान भी ये बात कह रहे हैं कि कश्मीर में मुसलमान बहुसंख्यक हैं और हिंदू सहित तमाम जो दूसरे क्रिश्चियन, सिख, वो माइनॉरिटी में है। और जहाँ बहुसंख्यकवाद होता है वहाँ वो ये भी दावा करते हैं कि कुछ चीज़ें माइनॉरिटी की दांव पर लगती हैं। लेकिन जो गलतियाँ हुई हैं, सवाल सबसे बड़ा इसमें यह भी नज़र आता है कि क्या ये उस आवाम की जिम्मेदारी नहीं होती जिस आवाम के साथ हम सब रहते चले आए हैं? वहाँ की चुप्पी भी एक बहुत बड़ा मसला होती है, और ख़ासतौर से वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियन हैं, जिन पर यह आरोप हमेशा लगा है कि उन्होंने दिल्ली में जिसकी भी सरकार रही है उसको सिर्फ ब्लैकमेल किया है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हमारे बिना आप एक कदम इस कश्मीर में नहीं चल सकते। बहरहाल धनोपिया जी को मैं सुन लूँ, फिर मुकम्मल जवाब के लिए रजनीश जी की तरफ आऊँगा। धनोपिया जी, बड़ा विचित्र लगता है जब कांग्रेस ऐसे मसलों पर डिफेंड करती हुई दिखती है एक ऐसे व्यक्ति को। ये हमारा नज़रिया है, आपकी मतभिन्नता बेहद
स्वागत योग्य है, अगर होगी तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन जिस तरह के मिश्रा जी एक बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन वो जिस तरह से ये बात कह रहे थे, ये विषय है क्या कि कश्मीर की फिल्म जिसने 150 करोड़ कमा लिए हैं, उसका पैसा कहाँ खर्च हो? मतलब हम अभी भी पत्ती तने इस पर बात कर रहे हैं, जड़ की तरफ जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कोई गलतियां हुई हैं, नहीं स्वीकार सकते, मैं भी समझता हूं राजनीति में, बीजेपी हो कांग्रेस हो, लेकिन कुछ चीजें बेहतर करने के लिए कंस्ट्रक्टिव सजेशंस तो आने चाहिए आपकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से। जी धनोपिया साहब। सर जी, पहले तो मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि मैं इसे बीजेपी और कांग्रेस से नहीं जोड़ूंगा। नहीं, अनुमति नहीं सर, आप स्वतंत्र हैं सर। जी। और मैं फिल्म की समीक्षा के बारे में चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अभी तक फिल्म देखी नहीं है। जो चर्चाएं हैं, लेकिन सवाल इस बात है कि मुद्दा जो आपका है, क्या न्याज साहब ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट की परिणति क्या है, और उस ट्वीट के जो आगे सारी बातें हो रही है, क्या आचार संहिता उल्लंघन है, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, ये सारी चीजें। मेरा ये कहना है शरद जी कि कोई भी व्यक्ति इस देश का, चाहे वो किसी पद पर है, उसे भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। संविधान ने संविधान के अंतर को बराबर के अधिकार दिए गए हैं। अगर आप टीवी पे बैठे हैं तो टीवी का मतलब यह नहीं है कि आप टीवी के बारे में दूसरी बातें नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आज पत्रकारिता में और धरातल पे हमारे मापदंड नीचे गिर गए हैं या लोगों के मापदंड नीचे आ गए हैं, तो आप चर्चा कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि न्याज साहब एक सीनियर IAS ऑफिसर है, उन्हें इस बात का भान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, क्या उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया है, क्या उन्होंने जिस शब्द का लिखा है कि इन पर भी फिल्म बनना चाहिए, तो अगर उनके पास में कोई एजेंडा ऐसा है तो बताना चाहिए और बिल्कुल अपनी मांग भी रखना चाहिए। लेकिन अगर आलोचनात्मक रूप में सर ये फिल्म इसलिए बनी है, उनको भी करना चाहिए, तो ये शायद मेरे व्यक्तिगत नजर में तो फिलहाल ठीक नहीं है। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से उनको नोटिस मिलता है, वो जवाब देंगे, तो मैं ये जानता हूं कि उनको अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार है, पूर्ण अधिकार है। इसलिए इसको राजनीतिक चर्चा में नहीं लाना चाहिए और इसको ऐसा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। IAS अधिकारियों का बड़ा एक एसोसिएशन है, बड़ा ग्रुप है, बड़े लोग हैं, और वहां पर मैं जानता हूं IAS लोगों को वहां जातिवाद नहीं चलता है, वहां सीनियरिटी जूनियरिटी चलती है, लोगों में समानता चलती है। तो इसको कम से कम निर्णय को उस तरह से होने दिया जाए और बहुत ज्यादा धरातल में चर्चा लाकर इसको एक और कड़ी इस जो फिल्म है कश्मीर फाइल उसमें नहीं जोड़ी जाए। आप बहुत विज्ञ व्यक्ति हैं और मुझे लगता है कि अर्ली 80s में एक बड़ी चर्चित फिल्म बनी थी जिसका नियाज साहब जिक्र कर रहे हैं, कुछ क्या यकीनी तौर पर उसी थीम को लेकर बनी थी और देश के नामचीन फिल्मकार ने बनाई थी, MS सत्यू उनका नाम है, गर्म हवा फिल्म का नाम है। एक मुस्लिम परिवार, फारूक शेख ने उसमें एक किरदार मुस्लिम युवा का निभाया था जो तथाकथित रूप से, लेकिन उस फिल्म को लेकर इस देश में तूफान नहीं आ गया था। उसको देखकर यह बहस नहीं छिड़ गई थी कि साहब ये ऐसा कैसा है, ये तो बिल्कुल गलत चित्रण किया गया है, ये बिल्कुल खराब किया गया है, और ना उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के नेताओं में बहस छिड़ गई थी। ना बहुसंख्यकवाद की बहस थी, ना अल्पसंख्यकवाद की बहस थी। फिल्में बनती रही हैं, साहित्य लिखता रहा है अपनी कहानियां। मंटो ने विभाजन पर, अगर आप टोबा टेक सिंह पढ़ेंगे तो मतलब ऐसी कहानियां हैं, ऐसे उपन्यास हैं, टोपी शुक्ला तमाम की, जिनके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज हम ऐसी बातें करने लगे कि जैसे कुछ बहुत अनर्थकारी घटनाक्रम घट गया है और फिल्में ही नहीं बनी है साहब इस पर, तो हिंदुओं पर नहीं बनी है, मुस्लिमों पर नहीं बनी है, सिखों पर नहीं बनी है, तो ये तर्क नहीं प्रतीत होता है। बहरहाल रजनीश जी, आपका उत्तर। देखिए, मेरे लिए नियाज खान साहब कोई सब्जेक्ट नहीं है, पर इस बहाने जो नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है वो मेरे लिए जरूर चिंता का विषय है। जो आपने कहा कि फिल्में कई बनी हैं, कई प्रकार की बनती रही हैं, खूब लिखा गया है, कश्मीरी पंडितों के बारे में लिखा गया है, और जिन व्यक्तियों के नाम इस पूरे परिदृश्य में लिए जाते हैं उनके द्वारा लिखा गया है, तथ्यों के साथ में बात कही गई है, डाकू ड्रामा बने हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनी हैं, तमाम प्रकार के जितने भी माध्यम हो सकते हैं वो कहीं ना कहीं आए हैं, लोगों ने देखे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं। लेकिन जब कोई बात इस ढंग की हो जो जनता को सादृश्य दिखाई पड़े और वो ज्वलंत हो, सच के करीब हो, तो निश्चित तौर पर कई लोगों को चुभती है, चुभ सकती है। जिनको चुभी है वो कटघरे में खड़े हैं। मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई संदेह नहीं है किसी प्रकार का। हाँ, राजनीतिक पाप हुआ है, राजनीतिक पाप हुआ, क्षुद्र स्वार्थ के कारण आपने जिस प्रकार के कत्ले आम सरेआम होने दिए गए, जिस प्रकार की घोषणाएं वहां उन दिनों में, उन सालों में हुई, जो भी उसके दोषी हैं, जो भी उस मामले को लेकर कटघरे में खड़े हैं, वो तो आएंगे, संदर्भ सहित आएंगे, तथ्यों के साथ आएंगे और उस सत्य को सुनना पड़ेगा। आप प्रतिक्रियावादी मत बनिए, शांत रह जाइए।
लेकिन जो राष्ट्र अपना इतिहास और भूगोल भूल जाया करते हैं वो बच नहीं सकते। हमें अपने इतिहास से पीछा छुड़ाने की आवश्यकता नहीं है, हमें इतिहास में झांकने की जरूरत है और तथ्य और सत्यों के साथ में झांकने की जरूरत है। और इसी प्रकार भूगोल की दृष्टि से भी, कि भूगोल जहां तक हमारा जाता है उसको भी हमें तथ्यों के साथ में झांकने की जरूरत है। और इसलिए नियाज खान साहब क्या कह रहे हैं और उसके साथ में जुड़े हुए दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, ये कोड ऑफ कंडक्ट की बात है। कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है जी, मैंने पढ़ा है कि आपका आचार व्यवहार, आपकी यहां तक के इशारे संकेत इस प्रकार के नहीं होना चाहिए जो कानून को तोड़ने वाले हों, जो जनता में भ्रम पैदा करने वाले हो। ये भ्रम पैदा करने वाले हैं, ये भ्रम पैदा करने वाले। रही बात कांग्रेस की समर्थन की, तो कांग्रेस तो टीपू सुल्तान जो हिंदुओं के नरसंहार के लिए इतिहास में जाना जाता है, उसको इनकी जयंती बनाने के लिए कर्नाटक में कटघरे में यही खड़े हैं, कांग्रेस खड़ी है जो सरकार में रहकर जयंती बनाने का काम करती। उदाहरण बहुत सारे हैं। मेरा कहना यह, हमें जाना कहां है सभ्य समाज के नाते, मेरा कहना यह है कि हम एक राष्ट्र के नाते अपने संस्कृति, अपने धरोहर के साथ में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ में जाना कहां है। अगर जो भूलें हुई हैं वो दूर करके, आपसे गलती हुई है, आपसे प्रायश्चित करने का कोई आग्रह कानून में नहीं लिखा है, लेकिन आप सुधार करके आगे बढ़ने का काम तो कर सकते हैं ना। जी संदीप जी, ये बड़े मौजूद प्रश्न हैं जो इस बातचीत में, इस डिबेट में उभर के सामने आ रहे हैं। नियाज खान साहब अबू सलेम पर एक किताब लिखते हैं और उसके लिए अनुमति भी मांगते हैं कि मुझे अबू सलेम के गांव जाना है जो शायद उत्तर प्रदेश में है। अबू सलेम ज्योतिबा फुले नहीं है, वो अंबेडकर भी नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप किताब लिख रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में किसी ने नहीं कहा कि इन्हें आग लगा देंगे कि अबू सलेम पर आप किताब कैसे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। कल कोई हिंदू ये कहे और ब्राह्मण ये कहे कि विकास दुबे पर किताब लिखेंगे साहब, कैसे इनकाउंटर हो गया, कैसे क्या हुआ। दरअसल हम सब अपनी दृष्टि को लेकर स्वतंत्र हैं और इस देश में ऐसा हुआ है। इस देश में कई बार उन लोगों को नायक बनाने की कोशिश हुई है जिनके नायकत्व पर प्रश्न रहे हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन एक विराट लोकतंत्र में ये होता है और ये स्वीकार्य भी रहा। किसी ने कुछ नहीं कहा इसको लेकर कि साहब ये क्यों होना चाहिए। कम से कम जनता की तरफ से तो वो बात नहीं आती कि ये क्यों हो रहा है साहब, ये इसको क्या करें, क्योंकि जनता देखती समझती। प्रश्न ये है कि आखिर एक मर्यादा तो हमें खुद भी तय करनी पड़ेगी कि हम क्या कह रहे हैं। आखिर कश्मीर या तमाम जो विषय बढ़े हुए हैं, ये आप देखें तो नक्सलियों के पर भी आरोप लगते हैं कि साहब कहीं राजनेताओं से सांठगांठ होती है, ये इतनी सीटें इस क्षेत्र की जो हैं बिना नक्सलियों के आप वहां पर आगे बढ़ नहीं सकते। आखिर ये चीजें प्रश्रय क्यों पाती हैं? जी शरद जी, जहाँ तक आपने लेखन की बात की, अबू सलेम की किताब की बात की, लोगों के अंदर एक ख्याति अर्जित करने के तरीके हो गए हैं। कोई सकारात्मक काम करके अर्जित करना चाहता है और कोई ऐसे विषय लेके जिससे वो जल्दी सुर्खियां हासिल कर ले। एक चीज़ वो है जो मैं समझ पा रहा हूँ इस तरह की किताब लिखने वालों को लेके कि अभिव्यक्ति की आज़ादी तो आप कुछ भी करिए क्योंकि आपको संविधान अधिकार देता है, लेकिन आप वो मत करिए ना जो समाज में गलत बताए। अबू सलेम को बता के क्या कहना चाहते हैं आप? एक चीज़, जहाँ तक आपने नक्सल और राजनीतिक साठगांठ की बात कही, तो राजनीतिक दलों में भी बहुत से ऐसे लोग आ गए हैं शरद जी, जिन्हें राजनीतिक लाभ उनका लक्ष्य हो गया है। उन्हें इससे कोई वास्ता नहीं है कि समाज में इसका क्या संदेश जाएगा। यही कारण है कि कई राजनेताओं के करीबी अपराधी लोग पाए जाते हैं। तो जरूरत तो यह है कि वहां से नज़ीर पेश हो, शुरुआत हो कहीं ना कहीं से। राजनेताओं को भी ये पहल करनी चाहिए कि अब वो ऐसे लोगों का साथ नहीं देंगे, और अगर जहां तक न्याज जैसे लोगों की बात आ रही है, अगर वाकई में यह कोड का उल्लंघन है, तो मेरा ये मानना है कि इस सरकार को एक नज़ीर जरूर पेश करनी चाहिए और अधिकारियों के सामने, नहीं तो आने वाले समय में एक ऐसी परंपरा शुरू हो जाएगी जिसे रोक पाना आसान नहीं होगा। धनोपिया साहब, कई बार हमारी दुविधा ये होती है जिसकी तुलना धृतराष्ट्र से भी की जाती है कि हम अच्छे तो बने रहना चाहते हैं, कोई भी पार्टी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आप ही का सच है, ये सभी राजनीतिक दलों की ये दुविधा हमने देखी है। लेकिन आपको तय तो करना पड़ता है, जैसा वो खूबसूरत शेर कहता है कि खुशी दे तू मुझे या गमों की इंतहा कर दे, खुदा तू इस तरफ कर दे या कि मुकम्मल इस तरफ कर दे। अगर कांग्रेस ये मानती है, के मिश्रा जी जैसा कह रहे हैं, मैं नहीं जानता, ये उनका निजी अभिमत है, जैसे आपने बिल्कुल अलग अपना स्टैंड लिया है, या आपका निजी अभिमत है या पार्टी का है, आप स्पष्ट करना चाहें करें, न करना चाहें न करें, उसके लिए मैं कोई बाध्यता नहीं उत्पन्न कर रहा हूं। लेकिन आपको कांग्रेस के लिए मैं ये निवेदन तो कर रहा हूं कि क्या आपको नहीं लगता कि या तो आपको कहना चाहिए कि बिल्कुल ठीक है, कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म एक भ्रम पैदा करती है
और हम मानते हैं कि ये अल्पसंख्यकों के लिए एक भ्रामक तस्वीर पैदा करने वाली फिल्म है, तो हम इसका विरोध करते हैं। या नियाज खान जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जब इन सारी चीजों को लेकर 2 कदम आगे 2 कदम पीछे चलते हैं तो और भ्रम पैदा होता है। नहीं शरद जी, देखिए मैं सबसे पहले भाई रजनीश जी की बात पे सुनना चाहता हूँ। वो कहते हैं बहुत कुछ हुआ है, अन्याय हुआ है, सारी बातें हुई हैं। ये फिल्म बनी है, फिल्म सत्यता से कितनी नजदीक है कोई इस बात को तो पुष्टि नहीं हो पाएगी, तथ्यों पर बनी होगी। लेकिन मेरा कहना है अगर जिम्मेदार लोगों की बात करना है तो कौन कौन लोग जिम्मेदार है उनकी सूची भी तो आनी चाहिए। प्रेशर कौन देता है, आतंकवादी गतिविधियों को किसने बढ़ाया हुआ है, सरकारों के काम किसके देखे हुए थे, वहां राज्य किसका था, कौन कौन को थे, इन सब की जिम्मेदारी क्या थी, क्या इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है क्या। जैसा कि सभी जानते हैं केंद्र सरकार किसकी थी, बीपी सिंह जी की थी, भाजपा का पार्टनर हुआ करती थी। मुफ्ती मोहम्मद गृह मंत्री थे जो जम्मू कश्मीर के हुआ करते थे। जगमोहन वहां पे गवर्नर थे, भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। तो ये सब चीजों को देख के करना चाहिए। हम एक बात को किस तरह ढोलना चाहते हैं, मैं किसी राजनीतिक पे इसीलिए नहीं जाना चाहता हूँ, ये बहुत अलग सब्जेक्ट है। मगर साफ तौर पर मेरा कहना है कि एक अधिकारी के द्वारा टिप्पणी की गई है वो उसकी अभिव्यक्ति है और वो अभिव्यक्ति के मुसलमानों पर भी बनना चाहिए। मैं नहीं समझता कि उसका कोड ऑफ कंडक्ट में इस बात पर बहुत ज्यादा स्पष्ट कोई विवरण दिया हुआ, क्योंकि ऐसी घटना होती ही नहीं, ऐसी बात होती ही नहीं है। और अगर उन्होंने किया है तो करे ना, कानून पर काम करें, हम कहाँ इस बात की नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने, मैं तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में उन्होंने ऐसा कोई भी प्यार नहीं दिया है जो उनको कटघरे में खड़ा करता है। हाँ, उनको अफसर के नाते सावधान रखने की जरूरत है और रखना चाहिए। रजनीश जी, देखिए मैंने तो कहा, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया और इतिहास ने सबको देखा जो पीड़ित हैं, चाहे वो वहां के वाल्मीकि समाज हो जिनको अपने नागरिक अधिकार भी नहीं मिले, नागरिक अधिकार, वो गुर्जर मुसलमान जिनको नागरिक अधिकार भी नहीं मिले, वो महिलाएं कश्मीर की जिनको नागरिक अधिकार भी नहीं मिले। जो कानून पूरे देश में लागू हुए वो कानून भी उनका लाभ उनको वहां नहीं मिल पाया, वहां कश्मीर की जनता को, कश्मीर पंडित, कश्मीरी हिंदू, ये निश्चित तौर पर इनके पापी दोषी कौन है। मैं पापी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं केवल कानून की दृष्टि से नहीं, सामाजिक और नैतिक दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी। और मामूली बात नहीं है जिस प्रकार की घटनाएं घटी हैं वहां, उनको सुन के उनके परिवारों से सुनिए, भूल जाइए फिल्म, उनके परिवारों से जरा साक्षात्कार करिए। उन परिवारों से जब मिलकर उनकी अनुभव सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार की संवेदनशील किसी भी सहृदय व्यक्ति के अंदर वो भावना अभिव्यक्त हो जाएगी। इसलिए वो लोग जानते हैं दोषी कौन है, दुनिया में ये वृत्ति किसकी है, कौन कौन इस प्रकार के साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। धनोपिया जी, धनोपिया जी, कौन इस साल से क्या हुआ, सुनिए ना, मैं बताऊंगा, वो प्रश्न आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा क्या हुआ। धनोपिया जी, पूरा समय रहेगा सर, आप सुन लीजिए। नहीं, धनोपिया जी आज बहुत संजीदगी से बात कर रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ जी। और इसीलिए जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत, इन तीनों की बातें की थी अटल जी ने। जमहूरियत में आज उसी पंचायतों के इलेक्शन होते हैं, पंचायतों के सरपंच को, पंच सरपंचों को मारने वाले कल भी कटघरे में थे, आज भी कटघरे में हैं। जिनको अधिकार नहीं थे उसको अधिकारों का देने का काम हमारी सरकार ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया। उस वाल्मीकि समाज को, उस महिलाओं को, उस गुर्जरों को, कई प्रकार के जाति उपजातियों को जिनको अधिकार नहीं थे, हमने देने का काम किया, हमारी सरकार ने देने का काम किया, वो लगातार कर रहे हैं। इंसानियत, वहां जिस कश्मीरी भाषा की आप बात करते हो, उस कश्मीरी भाषा को प्रोत्साहन तक नहीं था, स्थान तक नहीं था शासन प्रशासन में। आप किस कश्मीरियत की बात कर सकते हो? वो अपने रीति रिवाज परंपराओं के अनुसार जी नहीं सकते थे। मंदिरों में घंटियां बंद हो गई थी, आरती और तमाम प्रकार की प्रार्थनाएं बंद हो गई थी। जो प्रसिद्ध थे मंदिर, हजारों हजार साल से जाने पहचाने मंदिर, वो मंदिर खंडहर में तब्दील हो गए थे। सवाल उसका है। और इसलिए मुझे लगता है कि मानवता के नाते, भारतीयता के नाते, राष्ट्रीयता के नाते इन संदर्भों में आपको देखना होगा, समझना होगा। रही बात अधिकारी की, अधिकारी से तो कानून से चलना पड़ेगा, कानून से चलना पड़ेगा और कानून वाले इसकी चिंता करें। जो पेरीफेरी है निश्चित तौर पर उसका पालन करना होगा। धनोपिया साहब, बहुत कम वक्त है लेकिन आप अपनी बात कह लें। एक बात कहना चाहता हूँ, सारी बातें आज बता रहे हैं तो किसी फिल्म निर्माता ने अभी 2-3 महीने फिल्म बना दी, सारी घटनाएं आ गई। 8 साल से आप भी सत्ता में बैठे हुए केंद्र में, आपने कभी उनको पुनर्वास की बात करी, उनको लिए कुछ दिया आपने इस तरह का, ये लीजिए सारी चीजें? अरे भाई, राजनीति करने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन फिल्म के माध्यम से हम इस समाज में जहर न घोलें, ये बात को ध्यान रखें बस। रजनी जी, आप कुछ कहना चाहें? बहुत संक्षेप में। बिल्कुल, मैंने तो कुछ बातें कही हैं, संक्षिप्त में कही हैं। हाँ, सरकारी भर्तियां हमने खोली और सबको स्थान हमने दिया। कश्मीरी पंडितों से संवाद, पुनर्वास, तमाम प्रकार के कार्यक्रम हमने किए। और जो पीड़ित थे दादा, उसकी बात तो सुन लो। वो पीड़ित कश्मीरी पंडित, उसकी बात जब बात निकल के आ गई, सब बौखला गए, सब बौखला गए। वो कश्मीर पंडित जिनके परिवार पीड़ित हुए, अब आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, तो सब बौखला गए। आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। सबसे पहला सवाल, इतिहास से सवाल तो उठते हैं कि आखिर कश्मीर के साथ क्या कुछ गलत हुआ, और इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार वो कश्मीरी
आवाम की नुमाइंदगी करने वाले सियासतदां हैं जिन्होंने कश्मीर के वजूद में आने के बाद से वहाँ सियासत का बीड़ा उठाया। उन्होंने क्या किया कश्मीर के लिए, जो जन्नत है इस धरती पर, बरदुए फिरदौसगर जमी हस्तो अमी हस्तो अमी हस्तो अमी हस्तो, क्या कर दिया आपने? उसको जहन्नुम बना दिया। आपकी जिम्मेदारी थी ये। फारूक अब्दुल्ला साहब, आप बच नहीं सकते हैं इससे। आप नाराज हो जाते हैं, आप गुस्से में आ जाते हैं, आप जैसा भी सोचे। मुफ्ती मैडम महबूबा जी, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? कश्मीरी पंडित वो संख्या में कम थे क्या? आपने सिर्फ, क्या ये आरोप नहीं लगते लोकल सियासतदां पर कि लोग पूछते हैं, माफ कीजिएगा ये आरोपों की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ आरोपों की बात कर रहा हूं कि किसकी प्रॉपर्टी कहां है, लंदन में है, बुर्ज खलीफा में, कहां? ये आरोप लगते हैं, मुझे नहीं मालूम सच्चाई, आरोपों की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन इनसे बेहतर यह है कि क्या कश्मीर का वो लोकल नुमाइंदा जो अपनी घाटी को जन्नत मानता है, क्या वो उसके लिए जन्नत है? कतई नहीं है जन्नत। जन्नत तब होती है जब पूरी दुनिया का टूरिस्ट वहां मौजूद रहता। और दुनिया तो छोड़ दीजिए साहब, हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है, भर देते हम पैसों से कश्मीर को, इतने टूरिस्ट आते वहां, किसने किसका नुकसान किया? और उसके बाद भी आज भी नुकसान की बातें हैं। आज भी एक फिल्म को लेकर सवाल यह नहीं है कि हम जड़ तक पहुंचने की बात करें और एक दूसरे की अच्छी चीजों की तारीफ हमारी सियासत करे, अच्छी चीजें करे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं भी मतदाता हूं, मुझे अच्छा लगता है जब संत की तरह अटल बिहारी वाजपेयी या फिर इसी तरह के राजनेता, अतीत में आप चलें लाल बहादुर शास्त्री, तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस और बीजेपी के हैं, वो बहुत ह्यूमन फेस के साथ सामने आते थे। उनके चेहरे पर तनाव नहीं होता था, उनकी मुट्ठियां भिजी नहीं होती थी, विधानसभा या लोकसभाओं में उनके जबड़े या उनकी आंखें शोले नहीं उगलती थी। उनको प्रणाम है सर। और मैं उम्मीद करता हूं धनोपिया साहब की इस बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट और रजनीश जी की इस प्यारी सी मुस्कुराहट में मैं उन्हीं राजनेताओं का अक्स देख रहा हूं, और यही मेरे जैसे भारत के करोड़ों मतदाताओं की, करोड़ों लोगों की उम्मीद की किरण है। बहुत शुक्रिया रजनी जी, बहुत शुक्रिया धनोपिया जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथी जो पत्रकार जुड़े उन